Okay. Good morning, everyone, and welcome to this session. Again, this power pack session. In this power pack session, we'll talk about static friction. कैसे उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करें, कैसे उसके मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करें, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो कि एग्जाम में आने लायक होंगे, हम सब कुछ देखेंगे. कुछ बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, उनका एप्लीकेशन कैसा होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे. तो आज का सेशन सुपर यूजफुल है. लास्ट सेशन में अगर आपको याद होगा, अगर मैं क्विक रिकैप कर रहा हूं, मैंने आपको बेसिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में 2-3 अच्छी बातें बताई थी. क्यों सुपर स्मूथनिंग करने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, मैंने ये समझाने की कोशिश की थी. ये जो कल का डिस्कशन जो थोड़ा बहुत थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, उसके ऊपर आपको एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जहां पे सिर्फ ऑप्शंस रहेंगे और ऑप्शन को पढ़ के आपको समझना है कि कि कौन सा ऑप्शन सही है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको मदद मिलेगी. आज हम बेसिकली बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन हो, एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, तो क्विकली लेट्स गो टू द एजेंडा राइट अवे. आइए, मेरा पेस ऐसा ही रहता है, तो जो लोग, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं फिर से एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा. आप रिपीटर बैच से हो, मेरी आपसे कुछ उम्मीदें हैं. मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों ने स्कोर नहीं किया है. स्कोर नहीं करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. आप में से बहुत से लोग 4 महीने जो लॉकडाउन का था उसमें टोटली डाइवर्टेड हो गए होंगे. यू आर नॉट एबल टू पुट योर एफर्ट्स. दैट माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर दिस टाइम. ठीक है, बट एवरी डे इज नॉट संडे, सो डोंट वरी. आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करोगे. आपको अभी करना क्या है, सुन लीजिए अच्छे से. आपको करना यह है कि आपके जो गेन्स हैं अभी तक, जिसमें आप सुपर स्ट्रांग हो, उन सबको और अच्छा करना है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो. डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर रिपीटर बच्चे को बोलता हूं. आज फिर से रिपीट कर रहा हूं. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एज्यूम करो कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा. नो, यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो. उसके लिए आप फिर 11th स्टैंडर्ड में आएंगे. आपके पास जो गेम्स हैं, आपके जो चैप्टर सुपर डुपर स्ट्रांग है, उनको हर दिन सॉल्व करते हुए या हर 2-3 दिन में सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है. ठीक है. दूसरी बात, मेरी जो 12th स्टैंडर्ड की टेस्ट होती है, अगर आप बोलो तो मैं वो 12th स्टैंडर्ड की टेस्ट रिपीटर बैच में भी डाल दूंगा, अगर आप बोलो तो. क्योंकि आपको अभी जो आपके गेन्स हैं उसके ऊपर आपको कंसोलिडेट करना है. तो आपको जो टेस्ट की देने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से डाइवर्ट नहीं होना है. आप ऑलरेडी, आपके कुछ एवरेज टाइम है, आपकी कुछ परसेंटेज एक्यूरेसी है, उसको डाउन नहीं होने देना है. तो इफ यू अलाउ मी, इफ यू आर willing, then I can share standard 12th tests with you as well, जो कि 4-5 टॉपिक का मिक्स टेस्ट होता है. अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ वो टेस्ट भी शेयर करूंगा, आपके बैच में शेयर कर दी जाएगी वो टेस्ट. तो आप वो टेस्ट दें. 2 दिन का ड्यूरेशन होता है, 2 दिन में कभी भी वो टेस्ट दें. आप 1 घंटे का टेस्ट होगा, 70 मिनट्स आप लोगे, 70 मिनट्स में ऑटोमेटिकली टाइमर बंद हो जाएगा. लेकिन उससे फायदा क्या होगा, सुनो, उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो गेन्स है, वो गेन्स पे आप कंसोलिडेट करते रहो. जो आपसे नहीं बना उस चीज के ऊपर आप थोड़ा बहुत सोचोगे कि ये मुझसे क्यों नहीं बना, सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा उसे देख के. यस, इट इज ऑन ऐप, एवरीथिंग इज ऑन ऐप. सिर्फ अभी क्लासरूम चल रही है, जो कि आप जो भी बोल लो, आप बोलो कि हमें 2 दिन देखना है सर कि हमें समझ में आता है या नहीं, तो जो भी आप बोलो वो 3-4 दिन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 दिन के बाद जो ग्रुप में आप ऑलरेडी हो, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको एक सेपरेट ग्रुप में मूव करा दिया जाएगा. जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनको ग्रुप से एग्जिट करवा दिया जाएगा. सिंपली यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप. उसके बाद सिर्फ उस ग्रुप में कम्युनिकेशन होगा, सब कुछ ऐप में आ जाएगा. इनिशियली कुछ डेज में लीवे दे रहा हूं ताकि आप डिसाइड कर लो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. तो आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे, बाकी सब मेरा मॉड्यूल कुछ भी नहीं मिलने वाला. ठीक है, जब तक आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो. सो दैट इज द रूल, आई कैन नॉट चेंज इट. सो प्लीज रिमेंबर इट. सो आप लेक्चर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 दिन लेक्चर करो, मुझे दिक्कत नहीं. आप कर लो, डिसाइड कर लो अपने से. उसके बाद लेकिन आप जितना जल्दी ऐप का एक्सेस मिलेगा आपको, आपके लिए उतना बेटर है. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन. आइए, स्टैटिक फ्रिक्शन ध्यान सुनना. स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली किसी भी फ्रिक्शन के बारे में 2 चीजें हमें जानना जरूरी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी, उसकी डायरेक्शन कितनी. राइट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनिएगा. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, सुनो ध्यान से, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सीन में कब आता है? सीन में स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है व्हेन नोट्स अपना लेते चलो, व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, when there is a tendency of sliding of two bodies, when there is a tendency of sliding of two bodies, but actual sliding is still not there, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्चुअल स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा.
टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मतलब क्या है? आइए, मान लीजिए मैंने आपको कल मैंने ये अच्छे से बताया था, फिर से एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 kg का ब्लॉक है, सरफेस के ऊपर रखा है। मैंने आपको क्या क्या कंडीशन दिए थे, बोलो। क्या यहाँ पे हिल्स एंड वैलीज का इंटरलॉकिंग, सरफेसेस के इंटरलॉक, क्या यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी क्या यहाँ पे क्या बताया था मैंने? इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड वैलीज, ठीक है। मैकेनिकल वेल्ड्स, करेक्ट, मैकेनिकल वेल्ड्स टर्म था, तो मैं वही यूज करूंगा, मैकेनिकल वेल्ड्स। थैंक यू स्वराली। तो मैकेनिकल वेल्ड्स, ध्यान से देखो, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स बने? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स क्या था? इसलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर्स देख के आओ। मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई। सेकंड, तोड़ने की कोशिश, हिंदी समझ में आती है आप सबको? तोड़ने की कोशिश हुई, राइट? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ये तीन स्टेटमेंट्स को समझें। अभी ये केस 1 में ले रहा हूं, ध्यान से देखो। केस वन में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मैकेनिकल वेल्ड्स बनेंगे क्या? जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए, एकदम ध्यान से रख लो, अगर दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो कोई भी दो सरफेसेस अगर हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो मैकेनिकल वेल्ड्स पक्का बनेगा। द आंसर इज यस। दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई क्या? क्वेश्चन मार्क है। आंसर इज नो। कैसे पता चला सर आप? मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश कब होगी? थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग सब ये चैप्टर कर चुके हो अच्छे से, आपको आता भी है। सो ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ और ज्यादा रॉक सॉलिड बनाओ, राइट? सुनो, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई? सर इस बात को कैसे पता चला मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है? इसको पता करने का सिंपल तरीका, अगर कोई भी फोर्स 10 kg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है along the contact surfaces, इस तरफ या इस तरफ, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है, क्या ये कॉन्टेक्ट सरफेस है? ध्यान से देखो, तो along the contact surface, इस तरफ या इस तरफ, क्या कोई भी फोर्स प्रेजेंट है along the contact surface? हाँ या ना में जवाब देना। क्या कोई भी फोर्स प्रेजेंट है along the contact surface? The answer is no। अगर कोई भी फोर्स along the contact surface प्रेजेंट नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब आता है जब हम मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिकॉज along the contact surface कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कल मैंने यही पॉइंट से एंड किया था, यही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो मैंने आपको एक और अच्छा केस दिया, ध्यान सुनो। ये केस टू कैसा सुनो? यही सब जो चूजे होते हैं ना, इनको अलग अलग एग्जांपल देके समझाया जाता है, आपको इतना नहीं बताया जाएगा। मान लो मैंने एक 10 kg का ब्लॉक रखा है यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आता हूँ, और मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया है 37 डिग्री पे 40 न्यूटन। बताओ, क्या यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो, सिर्फ आपको बताना है। क्या मैकेनिकल वेल्ड्स बने होंगे? यस। क्या मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई होगी? सोचो, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई होगी? इसका जवाब कैसे दिया आपने? इसका जवाब कैसे दिया आपने? तोड़ने की कोशिश हुई, सबने बहुत फटाक से आंसर दे दिया। कैसे कैसे पता चला? कैसे पता चला? देखो, ये 40 न्यूटन के फोर्स को आप डिकम्पोज करो मतलब ब्रेक करो। 40 न्यूटन के फोर्स को तो दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो, इधर आया, इस साइड आया 40 cos 37। cos 37 कितना होता है बोल? cos 37 इज 4/5। 40 into 4/5 32 बिल्कुल सही। 40 into 3/5 24। 10 kg को ऐसा 10 kg वर्टिकल लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 37। 100 cos 37 कितना? 100 into 4/5 दैट इज 80 न्यूटन। और इधर का फोर्स आया 60 न्यूटन। ध्यान से देख, तो अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस अगर तू देखेगा तो तेरे को दिख रहा है 60 न्यूटन 32 न्यूटन। 60 और 32 का रिजल्टेंट कितना आएगा नीचे की तरफ? कितना आएगा? 28 न्यूटन। तो क्या नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है? तो यहाँ पे मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आंसर इज यस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, पूरा लॉजिकल है। क्या क्लैरिटी आई है? मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा? यस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसे तुम किसी भी केस की एनालिसिस कर सकते हो, तुम्हें बेसिकली समझ में आ जाएगा कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा या नहीं होगा। क्या क्लैरिटी आई है? क्या क्लैरिटी आई है?
पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब यहाँ पे मैं 2-3 बातें और बताऊंगा, आपको क्लैरिटी आएगी। अच्छा अब सुनो, पहला चीज जो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे, लेट मी सी, यस लिसन टू मी, पहला चीज हम डिसाइड करेंगे डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हमने डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पहले डिटरमाइन किया था, वैसे हम डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पहले डिटरमाइन करेंगे। सब लोग ध्यान से देखो, फोकस एंड स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। फिर से मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ अगर मेरे लेक्चर देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके कॉपी में नोट्स होना चाहिए जो भी चीजें आप देख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिटरमाइन करने का तरीका। स्टेप 1, डिसाइड द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। पहला पॉइंट, ऑब्जर्वर का लोकेशन डिसाइड करना जनरली जरूरी होता है। डिसाइड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये मैं बताऊंगा। स्टेप 2, ड्रॉ all forces acting on the body अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स निकालनी है, अंडर ऑब्जर्वेशन all the forces acting on the body, एक सेकंड, draw all forces acting on the body under observation along with pseudo force, along with pseudo मतलब अगर pseudo की जरूरत पड़ी तो वो भी ड्रॉ करो, along with pseudo force as well, but do not include, important, but do not include static friction force acting between two bodies along the contact surface, between two bodies along the contact surface, मतलब static friction force को सिर्फ include नहीं करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को छोड़ के बाकी सभी फोर्स आप इंक्लूड करो, एक सूडो फोर्स को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। सूडो फोर्स भी अगर लग रहा हो तो इंक्लूड करोगे। सूडो फोर्स ऐसा क्यों बोला सर आपने? क्योंकि पहला स्टेप है डिसाइड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेगा तो डेफिनेटली सूडो फोर्स आएगा। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है, व्हिच इज इनर्शियल फ्रेम, तो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा रहा हूँ, प्लीज इसे रट लो, तुम कभी गड़बड़ नहीं करोगे, चैलेंज है मेरा। स्टेप 3 देखो ध्यान से, यहाँ पे स्टेप 3 क्या करेंगे, ड्रॉ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्टेप 3, resolve all forces as per step 2 along the contact force नहीं, along the contact surfaces, along the contact surfaces, सब लोग लिखते चलो, and perpendicular to contact surface, ठीक है, along the contact surface and perpendicular to contact surface. Step 4, static friction direction is opposite to direction of net force along contact surface, along contact surface. क्या मेरी बात समझ में आई? So this is the 4-step process algorithm for you to decide the direction of static friction. समझ में आया? अब हम इसे यूज करेंगे। क्या सबने 4 स्टेप लिख लिया अपने कॉपी में? क्योंकि इसी को रेफर करना है आपको फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आई ये बात? क्या ये 4 स्टेप सबने लिख लिया? जल्दी बोलो भाई, खटाक से लिखो, टाइम बर्बाद मत करो। लिख लिया सबने? क्या सबने ये 4 स्टेप लिख लिया? बढ़ जाऊं आगे, क्या ये स्लाइड से दूसरी स्लाइड में चला जाऊं? जल्दी बोलो भाई, क्या सबने लिख लिया? फास्ट, यू हैव टू बी सुपर फास्ट इन राइटिंग। क्या सबने लिख लिया? सब लोग लिख लिए। बी एक्टिव, ऐसे मत बैठे रहो, क्या चल रहा है? बिल्कुल नहीं, फिजिक्स में एकदम एक्टिव रहो। क्या क्लैरिटी है ये? बढ़ जाऊं आगे? सबने ये 4 स्टेप लिख लिए। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। बहुत से बच्चे इसी स्पीड से घबरा के भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, बट यही स्पीड रखना है, अदरवाइज तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं होगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ। ये स्पीड अगर नहीं रखेंगे तो तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं होगी, ठीक है। तो स्पीड यही रखनी पड़ेगी, आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। मैं समझाऊंगा सब, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन स्पीड थोड़ा सा अपने को फास्ट रखना पड़ेगा। क्लैरिटी है? आइए 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 होना, देखिए अब देखो, एक सवाल देता हूं मैं, देखना तो कुछ कैसे समझ में आएगा। सुनना ध्यान से, 4 स्टेप प्रोसेस तुमको क्लियर है। सवाल एक दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए,
इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री, 10 kg, एक फोर्स लगाया मैंने इधर 30 न्यूटन, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के पैरेलल है, ग्राउंड है और ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है। आपको डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बतानी है। 1 मिनट का समय है, सब लोग स्टेप नंबर 1 2 3 4 सही तरीके से फॉलो करो प्लीज, फास्ट। सबने ये क्वेश्चन लिख लिया है? सबके बेनिफिट के लिए अगर तुम बोलोगे तो मैं लास्ट पेज में चला जाऊंगा। सबने ये क्वेश्चन बना लिया है? क्वेश्चन बना लिया है? चलो, सबके बेनिफिट के लिए ये स्टेप्स आपके सामने हैं। चलो बताओ, मुझे डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, जल्दी फटाक से। ओके, आर यू एबल टू अप्लाई ऑल स्टेप? पहला स्टेप, डिसाइड द लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। फर्स्ट स्टेप, कहां पे ऑब्जर्वर को रखोगे बोलो, कहां पे ऑब्जर्वर को रखोगे बोलो। डिसाइड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कहां पे ऑब्जर्वर को रखोगे बोलो, मैं बता रहा हूँ। ऑब्जर्वर को हमेशा देखो, क्या ये 10 kg और ये इंक्लाइन प्लेन, क्या यही दो सरफेसेस हैं जिनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा? तो इनमें से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस जगह के ऊपर ऑब्जर्वर को रखो जो कि रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर रख दो। कौन रेस्ट में है? इंक्लाइन प्लेन, तो ऑब्जर्वर को इंक्लाइन प्लेन पे खड़ा कर दो। क्या क्लैरिटी है? ये पहला स्टेप डन। अब दूसरा स्टेप, ऑब्जर्वर आ गया, अभी ऑब्जर्वर के रेस्ट में, ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडर ऑब्जर्वर or under observation along with pseudo force as well, but do not include static friction force acting between two bodies along the contact surface, जिस जहां पे निकालनी है वो फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करना है। अब चलो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मिलके। आइए, मुझे आपका हेल्प चाहिए, खटाक खटाक बोलो, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसमें मास्टर ही हो। क्या 100 न्यूटन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर सरफेस, क्या वो 100 cos 37 आएगा? 100 cos 37 मतलब 100 into 4/5, जल्दी 80 न्यूटन। क्या क्लैरिटी है? और along the incline कितना आएगा? 60 न्यूटन। क्या क्लैरिटी है? अब ये 30 न्यूटन जो है, 30 न्यूटन को भी ब्रेक करेंगे। आओ इसको एक अलग कलर से ब्रेक करता हूँ। 30 न्यूटन ऐसे पैरेलल टू सरफेस है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। एक क्या आ जाएगा? along the surface like this, ये कितना आ जाएगा? ये देखो, ये Z बन रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ये सब आपको सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। ये Z बन रहा है तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो ये भी 37 डिग्री। सो 37 का जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इसमें 30 cos 37, cos 37 कितना होता है? 30 into 4/5। क्या सबको समझ में आ रहा है? 30 into 4/5 is 24 न्यूटन। क्या ये 24 न्यूटन है? और दूसरा जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लगेगा, डायरेक्शन भी दिखा दे रहा हूं मैं, वो आ जाएगा 30 sin 37। sin 37 मतलब कितना? ऐसा वाला sin 37 मतलब कितना? sin 37 3/30 into 3/5, बोल कितना? 18। क्या सबको समझ में आया? मेरे से भी फास्ट करना है कैलकुलेशन, बोल जमगा कि नहीं? सब लोग बोले 60। और अब देखो, हमें ये जो वर्टिकल फोर्सेस है इनसे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन निकालने के लिए वर्टिकल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। हमें किस फोर्स से लेना देना है? हमें रिजल्टेंट चाहिए along द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो along द कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाली डायरेक्शन है। तो क्या along द कॉन्टैक्ट सरफेस जो फोर्स आ रही है, क्या वो 60 - 24 दैट इज 36 न्यूटन आ रही है? और वो क्या नेट जो आ रही है, क्या वो नेट इस तरफ आ रही है 36 न्यूटन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ, इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या चमका है? एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, बोल चमका की डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। होश उड़ गया भाई साहब, मुझे पता नहीं तुम कैसे करते थे, बट दिस इज अ प्रोसेस जिससे गधेड़े को भी समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। जो इंटेलिजेंट है थोड़ा भी, उसको तो सब समझ में आ जाएगा। जो उसको कुछ नहीं आता 11th 12th, उसको भी समझ में आ जाएगा। क्या चमका है बोल, तुमको बोलना है क्या चमका है बॉस, बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसमें बिना गलती किए मुझे आंसर चाहिए, ठीक है? बिना गलती किए मुझे आंसर चाहिए, तुम बताओगे। देख ध्यान से, इधर देख, बस मैं फिर से बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आपके बैच के बच्चे मेरे 12th स्टैंडर्ड के टेस्ट दें। एवरीवन, जो जो यहाँ पे दिख रहा है, मिस्टर पवार, मिस वाग, मिस्टर तन्मय, मिस जादवर, मिस्टर राउत, एवरीवन, जो जो मुझे अभी दिख रहा है चैट में, सब लोग मेरे 12th स्टैंडर्ड के टेस्ट देंगे, क्योंकि आपकी लीड गायब नहीं होनी चाहिए।
और जब 12th वाले बोर्ड्स के एग्जाम में जाएंगे तब आप अपनी लीड को और बढ़ाओगे। यही सक्सेस का क्राइटेरिया है। याद रहेगा आपको मैंने क्या बोला? गुड। चलो बैकग्राउंड नाउ नॉइज इज डिस्टर्बिंग। बैकग्राउंड नॉइज गाइस थोड़ा सा अभी आज थोड़ा सा ऐसा रहेगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? बैकग्राउंड नॉइज तो ऐसा कुछ है नहीं। मैंने तो म्यूट ही किया हुआ है सब। तो 37 डिग्री ध्यान से देखो। ये ब्लॉक है 10 केजी का। आपने एक फोर्स लगाया इस तरफ 10√2 न्यूटन का और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, आपको बतानी है डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जल्दी बताओ डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जल्दी बताओ। अप्लाई द 4 स्टेप प्रोसेस दैट आई हैव टोल्ड यू। नॉइज कैंसिलेशन एट योर साइड। यार मैंने तो एक सेकंड मैंने किया हुआ है। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री मैंने सब किया हुआ है। ठीक है, वो आज थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस है बट आई एम नॉट डूइंग थिंग। हेलो ओके लिसन टू मी नाउ। ध्यान से देखना। ओके ओके लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करता हूँ फटाक से एकदम एकदम फटाक से करेंगे। मैंने अपना ऑब्जर्वर को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सिचुएट करा दिया। कंपोनेंट्स ले लेंगे, तुम्हारे सामने बना रहा हूँ देखो, सबको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी यू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग। 10√2 cos 45 डिग्री कितना आएगा रे? 10 न्यूटन इधर। 10√2 sin 45 डिग्री 10 न्यूटन इधर। चमका क्या? अब देख ये 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जो कि आ जाएगा 80 और दूसरा कंपोनेंट इधर जो कि आ जाएगा 60। तो अभी अगर तुम देखोगे तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है 60 - 10 50 लग रहा है नीचे की तरफ। देख मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है इसको कंसीडर नहीं किया है। दिख रहा है तुम्हें? इसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। अच्छा कोई मुझे बताएगा? एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वेदर यू रियली गेट द एल्गोरिथम टू द कोर और नॉट। क्या मुझे कोई बताएगा क्यों मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो 10 केजी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में लग रहा है उसको मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया? एल्गोरिथम में उसको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ सारे फोर्सेस। यस और नो? एल्गोरिथम देखो अपने आप समझ में आएगा। Draw all forces acting on the body under observation along with pseudo forces as well, but do not include static friction force acting between two bodies along the contact surfaces. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे बताओ। इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको मान लो ये समझ में भी नहीं आया और उसने ब्लाइंडली किया तब भी उसका आंसर आ जाएगा, बट कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है? ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच प्रथम। एकदम कॉमन सेंसिकल। अरे भाई अपने को तो वही तो निकालना है, अपने को तो वही निकालना है। फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं रहती, हम वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वैल्यू ठीक है फिक्स नहीं रहती बराबर है, हमें वही तो निकालना है भाई। हाँ वही निकालना है सर, तो उसको कैसे पुट कर ले बस, दैट इज व्हाट आई वांटेड। यस गुड 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 गुड। चलो देखो तुम लोग में दिमाग सबका है, मुझे समझ में आ गया है। रीजन कुछ अलग थे कि तुम्हें मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं। चलो देखो 10 10 आ गया, 60 80 आ गया। चमका कह रहे नेट फोर्स किधर आ रहा है? नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, कितना? 50। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? ऊपर की तरफ। क्या चमका है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? बस खत्म। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल गया। एक अच्छा सवाल कराता हूँ, देख तेरे को चमका कि नहीं, बोलना। ये देख
ठीक है, ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है 10 kg की, ये ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है। और मान लो ये ट्रॉली जो है, ये ट्रॉली नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रॉली नीचे आ रही है। आपको निकालना है 10 kg एंड ट्रॉली, मतलब फ्रिक्शन है ट्रॉली और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए वो जी साइन थीटा से नीचे नहीं आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 10 इंटू साइन थीटा, मतलब कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज 3, साइन थीटा 3/5, 6 से कम है, ठीक है, चलेगा चलेगा, बिल्कुल सही है। तो 10 kg का ब्लॉक है, आपको बताना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड ट्रॉली बताओ, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड ट्रॉली। ये सवाल लिखो, सब लोग ये सवाल ड्रॉ कर लिए, एवरीवन सवाल ड्रॉ कर लिया है, गुड। तुम्हारे सामने ये रहा एल्गोरिथम, अप्लाई करो। सवाल आपके सामने, कॉपी में कर रहे हो, एल्गोरिथम आपके सामने, जल्दी बनाओ। सबसे पहले लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को कहां पुट करोगे, जो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं जिनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन निकालनी है, उनमें से किसी एक में पुट करोगे। किधर पुट करना पसंद करोगे, ट्रॉली के ऊपर रख दो। तो ट्रॉली के ऊपर अगर ऑब्जर्वर को रखोगे, तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि तुमने ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तुमने ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा कर दिया है। अब क्या रियल इंटरेक्शन फोर्स के अलावा क्या एक और फोर्स आएगा, समझ नहीं आया, इसीलिए लिखाया था सूडो फोर्स एज वेल। क्या रियल फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स आएगा, इसीलिए लिखाया था सूडो फोर्स एज वेल। चमका है क्या, अब बता स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। चलो सब लोग सॉल्व करो, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम वर्दी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बताओ, ओके अपवर्ड्स, ओके ओके, लेट्स सी। 10 kg ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का हम क्या करेंगे, अभी हम एनालिसिस करेंगे। आइए, तो 10 kg का इधर का जो फोर्स आ जाएगा 100 cos 37 which is 80, और इधर जो फोर्स आएगा वो आएगा 60। अब 10 kg ट्रॉली के ऊपर एक और फोर्स लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, ये वर्टिकल फोर्स से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, विच इज इस तरफ। कितना लगेगा, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी है 10, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है 4, तो ये लग रहा है 40 न्यूटन। क्या मैंने डायरेक्शन सही लिखा है, क्या मैंने डायरेक्शन सूडो फोर्स को सही दिखाया है एवरीवन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या सही दिखाया है एवरीवन, बिल्कुल सही दिखाया है सर। क्या क्लैरिटी है, ये 10 4 40 हो गया, 60 नीचे 40 ऊपर, नेट फोर्स हो गया। देख स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने कंसीडर ही नहीं किया दोनों ब्लॉक में, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितनी, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स अगर 60 - 40 नीचे की तरफ लग रही है 20 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देख, कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, आप में से बहुत से बच्चे, बिकॉज आप लोग कर चुके हो तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, रिपीटर बैच के हो आप। देख, हो सकता है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमने बोला इधर लगा है, लेकिन जितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इसे रोकने के लिए, हो सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो उस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, काइनेटिक, लेकिन डायरेक्शन उसकी वही रहेगी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की थी। गायब हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उस टाइम हम डिसाइड करेंगे, हम ऐसी सवालों को फिर से करेंगे, क्या वो रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा।
हम अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हमने डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की, जब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, जो चाहिए मैक्सिमम कितना है और रिक्वायर्ड कितना है, जब इनको कंपेयर करेंगे और अगर हमें दिखा कि जो रिक्वायर्ड है इसे रोकने के लिए वो मैक्सिमम से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रुकेगा नहीं। ये रुकेगा नहीं तो ये किधर जाएगा? नीचे ही जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपनी मदद कर रहा था, लगा रहा था अपना फोर्स, लेकिन वो नीचे ही जाएगा। लेकिन उस केस में फ्रिक्शन कौन सी आ जाएगी? काइनेटिक। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या उसकी डायरेक्शन वही होगी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की थी? गायब हो गया भाई, गायब हो गया। क्या क्लैरिटी है? ये गायब हुआ या समझ में आया? गायब हुआ या समझ में आया? नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को मैं आऊंगा बाद में। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लाऊंगा फिर करेक्ट जगह पे, ठीक है? क्या डायरेक्शन निकालने में कामयाब हो गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है सर, हम डायरेक्शन तो निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। आ जाओ, यही मैं बता रहा हूँ, ये सब जो चूजों को पढ़ाया, चूजो मतलब समझते हो ना तुम? चूजो मतलब जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, फ्रेश जो आते हैं, उनको बहुत प्यार से चल बेटा ये कर वो कर, फिर उनका चमकता है अच्छा ऐसा हुआ। तुम लोगों के लिए फटाफट खटाखट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुमको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुमने इसके ऊपर सफिशिएंट टाइम दिया है ऑलरेडी। आइए अब देखें ध्यान से इधर, ठीक है? अब हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन नहीं, अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। विल टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। रफ्तार मैनेजेबल है? रफ्तार मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान सुनना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है, एफएस लिख रहा हूं, एफएस की मैग्नीट्यूड जो होती है इज वेरिएबल, वो वेरिएबल होती है, and it can take any value between 0 and mu s। अब ये mu s क्या है? mu s is an experimentally determined value and it is known as coefficient of static friction। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको समझाऊंगा क्यों, ठीक है? बहुत मजेदार चीज है, आपको 2-3 चीजें भी बताऊंगा, आपकी आंखें खुलेंगी। सो जो एफएस है, विच इज एफएस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी बिटवीन 0 इंक्लूडिंग 0 एंड म्यू एस एन इंक्लूडिंग म्यू एस एन, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया गया। मतलब ये दोनों वैल्यूज के बराबर भी वैल्यू ले सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, और 0 और म्यू एस एन के बीच में जा सकता है। दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफएस, राइट? 0 और म्यू एस एन के बीच में जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिटरमाइन करने का तरीका क्या है? किसी भी सिचुएशन में, सुनना ध्यान से, किसी भी सिचुएशन में, सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम में, एफएस की वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम ऑफ एफएस रिक्वायर्ड एंड एफएस मैक्स। ये सिचुएशन बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि किसी सिचुएशन में अप्लाई हो रही है, जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है वो अगर निकालना है, ये होता है मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं, इट इज मिनिमम ऑफ एफएस रिक्वायर्ड एंड एफएस अवेलेबल। मिनिमम ऑफ एफएस रिक्वायर्ड एंड एफएस अवेलेबल। आप समझते हैं कि ये एफएस रिक्वायर्ड क्या बला है सर? एफएस रिक्वायर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स required to stop relative motion between two surfaces. And what is fs available? Fs available is also known as fs limiting, is also known as fs max, which is the largest value of static friction force that is possible between two surfaces.
पॉसिबल बिटवीन टू सरफेसेस। क्या मेरी बात समझ आई है? तो एफ एस रिक्वायर्ड और एफ एस अवेलेबल, इसको ध्यान से समझे जो मैंने लिखा है। क्या क्लियर है? 1 मिनट देखें, 1 मिनट देखें क्या लिखा है मैंने। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, लेकिन जो मैंने लिखा है कि आपको समझ में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, सॉरी इसकी वैल्यू वेरी करती है बिटवीन 0 एंड म्यू एस एन। म्यू एस एन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको एफ एस लिमिटिंग भी बोलते हैं, इसको एफ एस अवेलेबल भी बोलते हैं, इसको एफ एस मैक्स भी बोलते हैं, which is the largest value of static friction force that is possible between two surfaces। ठीक है, म्यू एस एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड रहेगी, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। एफ एस रिक्वायर्ड क्या है? एफ एस रिक्वायर्ड वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है जो कि चाहिए हमें उस केस में बॉडी, अगर दो सरफेसेस को हमें रोकने के लिए, अगर हम दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं होने देना है और उनको रेस्ट पे रखना है, दो सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड इज एफ एस रिक्वायर्ड। तो जो सिचुएशन है, सुना ध्यान से, सिचुएशन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आएगा इस फॉर्मूला से, कि उस सिचुएशन में कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा मिनिमम ऑफ एफ एस रिक्वायर्ड एंड एफ एस अवेलेबल। जो रिक्वायर्ड है और जो अवेलेबल है, इन दोनों के बीच में जो मिनिमम होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? पक्का? देखो ध्यान से, आ जाओ, समझ में आई क्या? थोड़ा रेस्पॉन्स कम आया। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? क्लैरिटी है, राइट? आ जाओ, चलो देखो दूसरी स्लाइड में चलता हूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बेसिक सा सवाल लेता हूं पहले मैं, एक ब्लॉक लेता हूं, ध्यान से देख, एक ब्लॉक लेता हूं, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, ब्लॉक की मास है 10 kg, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जीरो इज द करेक्ट आंसर। माय गुडनेस, इसमें कैसे गलती कर सकते हो यार तुम? ये ब्लंडर है भाई, ये ब्लंडर है अगर इसमें गलती कर दिया तुम। बोल, यहाँ पे एफ एस मैक्स कितना है? एफ एक्स मैक्स है 100 इंटू 0.2, दैट इज 20 न्यूटन। एफ एस रिक्वायर्ड कितना है इसको रोकने के लिए? 0। अरे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो रिक्वायर्ड 0 है। तो इस केस में एफ एस जो अप्लाई होगा वो कितना होगा? इट इज मिनिमम ऑफ 20 एंड शून्य कितना? 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगी। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? कोई दिक्कत? गुड गुड। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं ना? है ही नहीं ना? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड। थर्टी टू। ओके, सबका आंसर वही आ रहा है। ओके चलो देख 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 देख, मुझे एक बात बोल, इसके ऊपर ध्यान से सुनना, एक बात बोल, इसके ऊपर अगर मैं एफ एस मैक्स निकालूं कितना आएगा बोल? म्यू एस एन विच इज 0.4 इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन साफ साफ दिख रहा है 80 है, राइट? 100 cos 37, 100 to 4/5, 80, 0.4 इंटू 80 is 32 न्यूटन। एफ एस मैक्स है, रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड है, इधर लग रहा है 60 न्यूटन।
रिक्वायर्ड है 60, रिक्वायर्ड है 60, रिक्वायर्ड है 60। सुनो ध्यान से, रिक्वायर्ड कितना है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है, इधर ही लग रहा है। रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड है 60 और मैक्स कितना है? 32। तो जो अप्लाई होगा वो कितना होना चाहिए? यहाँ अप्लाई कितना होना चाहिए? अप्लाई होना चाहिए मिनिमम ऑफ एफएस मैक्स एंड एफएस रिक्वायर्ड। तो मिनिमम ऑफ एफएस मैक्स एंड एफएस रिक्वायर्ड इज 32 न्यूटन। तो यहाँ पे अप्लाई होगा 32 न्यूटन। वो अपना पूरा दमखम लगा देगा। यहाँ पे मैंने म्यू एस ही दिया है, म्यू के नहीं दिया है, तो अज्यूम कर लो कि म्यू के की वैल्यू भी इतनी है। तो एक्चुअली इस सवाल में क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है? इस सवाल में क्या होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट एनफ टू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट एनफ टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। तो इस केस में ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। क्या चमका है? यस, इस केस में ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बिकॉज मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, एज्यूम कर लो कि म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, या फिर मैं लिख भी देता हूँ म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है। तो क्या यहाँ पे अब जो फ्रिक्शन फोर्स आएगी, क्या वो 32 न्यूटन आएगी? तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा जो एफएस अप्लाई होगा, प्लीज समझो, जो एफएस अप्लाई होगा विच इज द मिनिमम ऑफ 32 एंड 60 विच इज 32, ये लगेगा। और अगर मैं म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग रखता तो फिर मुझे म्यू एफ के निकालना पड़ता, विच इज म्यू के इनटू एन। समझ में आया? और वो वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की लग जाती है। इस केस में आपसे सवाल पूछा जा सकता था कि इसका एक्सेलरेशन बोलो, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बोलो, उसका नेचर क्या है वो बोलो। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो नेचर है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक रहेगा ही नहीं। क्योंकि जो मैक्सिमम अलोंग द सरफेस जो मैक्सिमम फोर्स झेलने की एबिलिटी है, फोर्स झेलने की एबिलिटी है, क्या हो रहा है? अलोंग द सरफेस जो फोर्स झेलने की एबिलिटी है, क्या उससे ज्यादा हो जा रहा है, रिक्वायर्ड फोर्स उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो मैकेनिकल वेल्स टूट जाएंगे और ये स्लाइड करने लगेगा। क्लैरिटी है? पक्का? 100%? कोई दिक्कत नहीं है? चलो बढ़ो, आओ देखो, आओ देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, आओ, क्लैरिटी है। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलो, ये सिचुएशन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्या हो रहा है। म्यू एस 0.3 है, म्यू के 0.2 है। आपको बतानी है कि ये 10 केजी का ब्लॉक, अभी एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। अभी ये 10 केजी का ब्लॉक आपके हिसाब से क्या ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 10 केजी का ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? अगर स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ, और अगर स्लाइड नहीं करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताओ। गुड, पीपल आर आंसरिंग। स्लाइड करेगा, ओके, ठीक है। मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी बोलो। गुड गुड, आई एम हैप्पी, पीपल आर आंसरिंग। सब लोग बोलो, अक्कल लगा के बोलना, ऐसे ही कुछ भी अंधाधुंध मत बोल देना। डोंट वरी इफ सम पीपल हैव गिवन ऑलरेडी द आंसर, दे मे चेंज देयर आंसर लेटर ऑन। आप अपना सही तरीके से करें कि एक ही बार में आंसर लाएंगे 1 मिनट के अंदर और सही बोलेंगे। सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाएगा तेरे हिसाब से? यहाँ पे ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाएगा तेरे हिसाब से? बोल, ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाएगा? ऑब्जर्वर को ट्रॉली के ऊपर बिठा, ऑब्जर्वर को ट्रॉली के ऊपर बिठा, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में जो हमें निकालना है उसमें से ट्रॉली एक सरफेस है, ट्रॉली के ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा। तो ट्रॉली के ऊपर अगर ऑब्जर्वर को बिठाएगा तो ध्यान से सुन, तो ये 10 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना। इस 10 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन, विच इज योर सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स। तो बाकी उसका नॉर्मल रिएक्शन वेट उसका लगेगा 100 न्यूटन नीचे, और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1। ये वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सवाल है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 न्यूटन इधर लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपना पूरा दमखम लगाएगा इसको रोकने के लिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले इस साइड में एक्ट करना शुरू करेगा। तो
तो एफएस की वैल्यू कितनी है अब निकालते हैं। एफएस मैक्स बोल कितना है, एफएस मैक्स है न्यू एस विच इज 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज 100, दैट इज 30 न्यूटन एफएस मैक्स। और एफएस रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 40 न्यूटन। ओ माय गॉड, इसको रोकने के लिए 40 न्यूटन चाहिए बट है 30 न्यूटन। तो इस केस में क्या स्लाइडिंग होगी, ये दोनों वैल्यू देखने के बाद आपको सवाल अपने आप से पूछना है क्या स्लाइडिंग होगी। द आंसर इज यस, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव आंसर्ड इट करेक्टली, वेरी गुड। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे स्लाइडिंग होगी, यस यहाँ पे स्लाइडिंग होगी। अब स्लाइडिंग अगर होगी तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी Fk will be mu k into n which is 0.2 into n, n is 100, n is 100 तो ये 20 न्यूटन आएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगी 20 न्यूटन, इधर 40 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब अब इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं, सुनो सवाल की कोई कमी नहीं है, सवाल कैसे बनेंगे सुनो ध्यान से। अब तुमको ये ट्रॉली की लंबाई दे दी जाएगी, ये ट्रॉली बेड की लंबाई दे दी जाएगी और तुमको बोला जाएगा कि ट्रॉली पहले यहाँ पे और ट्रॉली बेड की लंबाई है मान लो 20 मीटर। तुमसे पूछा जाएगा कितने देर के बाद ये ट्रॉली इसके ऊपर स्लाइड करते 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 इससे नीचे गिर जाएगी। इस सवाल का जवाब क्या होगा, कितने देर के बाद ट्रॉली बेड से 10 केजी का ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, बताओ कितने देर के बाद ट्रॉली बेड से वो 10 केजी वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, क्या बता सकते हो। एक्सेलरेशन, प्रतीक एक्सेलरेशन तेरे को पता है या नहीं है, पता है तू बोल, तू बोल तेरे को एक्सेलरेशन पता है या नहीं पता है, मेरे से मत पूछ। और यहाँ पे तूने ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाया है ये भी देख ले, तूने ऑब्जर्वर को बिठाया है ट्रॉली के ऊपर, तो सारे एक्सेलरेशंस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकाल। होश उड़ गए भाई तुम लोगों के, नहीं उड़े, गुड। अब सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, ऑब्जर्वर ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 40 न्यूटन लग रहा है इस तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन इस तरफ, नेट फोर्स कितना हो गया 40 माइनस 20, 20 न्यूटन। तो जो फोर्स नेट लग रहा है इसके ऊपर वो लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक। 20 न्यूटन फोर्स है, इसका मास कितना है, इसका मास है 10 केजी। तो एक्सेलरेशन जो होगा इस ब्लॉक का वो हो जाएगा 20 बाई 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं है ये। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, बिकॉज ऑब्जर्वर हमारा ट्रॉली पे बैठा हुआ, उसी के रेस्पेक्ट में हमने एफ नेट निकाला है, तो उसी के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन है। क्या चमका है, ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके रेस्पेक्ट में है, मैं अच्छी बात पूछ रहा हूं तुमसे, क्या मेरी बात समझ में आई है, ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This is the acceleration of the block with respect to ground, या this is the acceleration of the block with respect to trolley? Response नहीं आया। This is the acceleration of the block with respect to trolley or the acceleration of the block with respect to ground? क्या लगता है आपको, with respect to trolley, क्या ये सबको समझ में आया है, गुड। तो एक्सेलरेशन आपको आ गई ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ट्रॉली की टोटल लंबाई है 20 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेगेटिव साइड में जा रहा है, -20 मीटर लिखेंगे। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव साइड में है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, बिकॉज ऑब्जर्वर को यहाँ पे रेस्ट पे दिखेगा, तो ऑब्जर्वर u0 है, आपको टाइम निकालना है। क्या आप सूटा लगाओगे, सूटा आप समझते हो, s = ut + ½ ad², सूटा, ठीक है, सबको समझ में आता है। s की वैल्यू है -20, ut u की u × t 0 है, प्लस ½ इंटू a कितना है रे, a है -2 सर इंटू t², बहुत बढ़िया। तो t की वैल्यू आई √20, जिसने भी √20 दिया था बिंगो, उसका आंसर एकदम सही है। क्या क्लैरिटी है एवरीवन। तो √20 सेकंड्स के बाद ये ट्रॉली, ये जो ब्लॉक है ये ट्रॉली से गिर जाएगी। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअल सवाल, ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता, तब जो टाइम लगता इस ब्लॉक को ट्रॉली से नीचे गिरने में, वो कितना होगा। अगर हमारा ऑब्जर्वर ट्रॉली पे ना हो के ग्राउंड पे होता, तब जो टाइम लगता इस ब्लॉक को ट्रॉली से गिरने के लिए, वो टाइम कितना होता। यस, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सेम होता सर, बिकॉज आप ही ने सिखाया है,
टाइम टेकन फॉर एन एक्टिविटी और इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या एकदम दिमाग खुल गया? क्या एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है? बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है? पक्का 100%, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से घर में जाके फिर से बना लेना। हाँ भाई बोल, क्या था, क्या डाउट है तेरे को? बोल, बोलो। मिस्टर राउत, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो, आपने हैंड रेस कर दिया है। क्या समझ में आया है आपको? हेलो। हाँ बोल बोल बोल। हाँ सर, वो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमने जो इक्वेशन लगाया उसमें u की वैल्यू 0 कैसे कंसीडर की? अरे ट्रॉली के रेस्पेक्ट में तो वो इनिशियली 0 पे ही था ना दोस्त। ये हाँ 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 सिचुएशन हाँ। में, ये सिचुएशन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, जब ट्रॉली में तू बैठ गया ना, ऑब्जर्वर जब ट्रॉली में बैठ गया है, तो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में भी जाता है, क्या उस फ्रेम को कंप्लीट रेस्ट पे लाता है? याद कर रिलेटिव मोशन का अंडरस्टैंडिंग। तो हाँ ऑब्जर्वर हाँ 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 पे हाँ। आ गया, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया, तो उसको ब्लॉक भी इनिशियली रेस्ट पे ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? गुड क्वेश्चन गोपाल, आई लाइक इट। क्या समझ में आया? गायब हो गया वो, है कि नहीं है? बहुत से लोग निकल गए। क्लैरिटी है क्या? हाँ अच्छा हाँ, अच्छा, आप समझा सर। ठीक। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। गुड। चल अब देख ध्यान से, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। सुनो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक यहाँ पे ब्लॉक लेते हैं। सुनना ध्यान से, ये ब्लॉक ले रहे हैं। ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में म्यू एस एंड म्यू के बोथ आर सेम एंड लेट अस से इट इज 0.4। ये ब्लॉक की मास 10 kg है, ठीक है? और हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स को ग्रेजुअली हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स को ग्रेजुअली हम बढ़ा रहे हैं, 0 से लेके फोर्स को बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है? तो आपको, सुनो ध्यान से, आपको इस सिचुएशन का एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके बीच में? अप्लाइड फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन वर्सेस, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ग्राफ वाले सवाल आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स अप्लाइड का एक ग्राफ बनाना है आपको, और दूसरा ग्राफ बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स अप्लाइड की ग्राफ बनानी है। मास 10 kg दी हुई है, फोर्स F लगाया जा रहा है, इस फोर्स F को मैं ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 न्यूटन। 0 न्यूटन से मैं इसको धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ। मुझे ग्राफ चाहिए फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस फोर्स अप्लाइड का, जो F अप्लाइड, इसको मैं भी अप्लाइड लिख देता हूँ, फोर्स अप्लाइड, ठीक है? एंड एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स अप्लाइड। The force applied is gradually increasing from 0 Newton to any particular value it can go. ठीक है? बताइए, 1 मिनट का समय लीजिए, सोचिए जल्दी। आइए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यू नो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे फोर्स अप्लाइड की वैल्यू, एक कॉलम फोर्स अप्लाइड की बनाते हैं, ठीक है? एक कॉलम हम लोग Fs की बनाते हैं, एक कॉलम हम बनाते हैं Fk की, ठीक है? नहीं, Fs की बनाएंगे, Fs रिक्वायर्ड, और एक कॉलम बनाएंगे Fs मैक्स की, और उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे ठीक है
एफ एस रिक्वायर्ड, एफ एस मैक्स, तो एफ की वैल्यू क्या है, उसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने एफ अप्लाइड का बनाया एक ग्राफ में एक कॉलम में बना रहा हूँ एफ एस मैक्स का, एक मैं बना रहा हूँ एफ एस रिक्वायर्ड का, एक मैं बना रहा हूँ एफ एस का। तो आपको पता है कि एफ एस जो अप्लाइड होगी वो रिक्वायर्ड और मैक्स के में जो मिनिमम होगी वो होगी। ठीक है, और एक मैं बना रहा हूँ यू नो एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट्स नाउ राइट डाउन फोर्सेस। यहाँ मान लो मैंने फोर्स अप्लाइड 0 रखा, फोर्स अप्लाइड 0 रखा, तो एफ एस मैक्स कितना रहेगा, एफ एस मैक्स है, एफ एस मैक्स इस सिचुएशन में कितना होगा बोल, 100 इंटू 0.4 दैट इज 40 न्यूटन। एफ एस रिक्वायर्ड कितना होगा, एफ एस रिक्वायर्ड विल बी 0 क्योंकि एफ अप्लाइड 0, तो एफ एस रिक्वायर्ड 0 होगा। तो एफ एस जो है विच इज मिनिमम ऑफ एफ एस मैक्स एंड एफ एस रिक्वायर्ड, वो वैल्यू कितनी होगी, 0। ये टेबल जब बन रहा है उसी टाइम पे आपको समझ में आएगा। एक बार बन गया तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। हर एक स्टेप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब एफ अप्लाइड 0 था तो एफ एस मैक्स कितना था, एफ एस मैक्स 40 ही था, बट एफ एस रिक्वायर्ड कितना है समझ में आ जाएगा आपको पूरा। एफ एस रिक्वायर्ड कितना है, 0। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि एफ अप्लाइड 0 है। तो एफ एस जो रिक्वायर्ड है वो 0 है। तो जो एफ एस अप्लाइड होता है सिचुएशन में, इसको मैं एफ एस अप्लाइड लिख देता हूँ। ये एफ एस मैक्स, एफ एस रिक्वायर्ड एंड दिस इज एफ एस अप्लाइड, दिस इज एफ एस अप्लाइड। एफ एस अप्लाइड कितना होगा, एफ एस अप्लाइड भी 0 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बिकॉज फोर्स अप्लाइड 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा 1 2 3 4 नहीं करूंगा। मान लो मैंने इसको 10 न्यूटन बढ़ा दिया। अब समझो 10 न्यूटन जब बढ़ाया, लेट अस ट्राई टू फिल दिस एंटायर ग्राफ। जब 10 न्यूटन किया तो एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है बोल, एफएस मैक्स की वैल्यू बोल। अब सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जब एफ अप्लाइड मैंने 10 न्यूटन किया, एफएस मैक्स कितनी है, एफएस मैक्स कितनी है, 40। वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज आप इसको भरें, सब लोग भरें, बिल्कुल सही 40। ये चेंज नहीं होगा सर, ये तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये 40 ही रहेगा सर। तो एफएस रिक्वायर्ड कितना है, एफएस रिक्वायर्ड 10 है, क्योंकि अप्लाइड 10 है तो उसको रोकने के लिए 10 न्यूटन ही चाहिए, तो 10 न्यूटन है। तो एफएस अप्लाइड कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 10 एंड 40, तो 10 होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन गलत 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 गलत, सब गलत कर दिए। एक्सेलरेशन 0 होगा भाई, सब 1 बोल रहे हैं। जितना अप्लाई किया उतना तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया ना, सबने 1 बोल दिया, गड़बड़ी कर दी। 0 बिल्कुल सही, 0 होगा भाई। कंफ्यूज आ गया, कंफ्यूजन हो गया क्या, नहीं ना? सब लोग मेरे साथ हो, बहुत बढ़िया। मान लो इस 10 को बढ़ा के मैं अभी 30 न्यूटन कर दूं, तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रहा है, तो पूरा समझ आ जाएगा। बोल अब पूरा ग्राफ को भर, पूरा टेबल भर। एफएस मैक्स में कोई बदलाव नहीं है 40, एफएस रिक्वायर्ड 30, तो एफएस अप्लाइड 30, तो एक्सेलरेशन 0। क्या चमका है, चमका है 40, 40 बोलो। 40 में एफएस मैक्स 40, एफएस रिक्वायर्ड 40, एफएस अप्लाइड 40, एक्सेलरेशन अभी भी 0। जैसे ये 40 से थोड़ा भी बढ़ेगा, ये जो एफ अप्लाइड है ये 40 से थोड़ा भी बढ़ा, अगर 40.001 भी हो गया तो क्या होगा? मैं वो 40.001 नहीं दिखा रहा हूं, मैं 41 दिखा रहा हूं यहाँ पे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड। जैसे ये फोर्स 41 हुआ, एफएस मैक्स कितना था, 40, एफएस रिक्वायर्ड कितना है, एफएस रिक्वायर्ड कितना है, 41 रोकने के लिए। तो एफएस अप्लाइड कितना होगा? अब एफएस अप्लाइड 40 नहीं रहेगा, बिकॉज सॉरी 40 ही रहेगा, बिकॉज म्यू एस और म्यू के दोनों 0.4 है। तो कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एफएस मैक्स एंड एफएस रिक्वायर्ड, मिनिमम ऑफ एफएस मैक्स एंड एफएस रिक्वायर्ड कितना है, 40। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को, ध्यान सुना, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला।
बच्चा यहाँ पे मुझे बोलता है कि सर ये तो फिर चलने लगेगा ना सर, एफ एस रिक्वायर्ड अगर एफ एस मैक्स से ज्यादा है तो फिर तो एफ एस मैक्स उसको रोक नहीं पाएगा, तो ये चलने लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी ना। हाँ आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, बट बिकॉज म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी म्यू के एन आने के बाद भी 0.4 इंटू 100 करूंगा तो 40 ही आएगी क्या? तो 40 आएगी। तो यहां से समझने वाली बात सुनो, 0 से लेके 40 तक क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? 40 के बियॉन्ड क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगे? क्या मेरी बात समझ में आई है? एक एक चीज बता दे रहा हूं बेटा, सब समझ में आ जाएगा। क्या चमका है बोल? क्या क्लैरिटी है? एकदम अच्छे से समझ में आई है? बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तुमने देखा भी हो। 41। अच्छा अब क्या करेंगे? अब मान ले 41 से मैंने कर दिया 50, बोल। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा मैंने लिखा नहीं, कोई बताएगा एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0.1, बिल्कुल सही, 0.1, बिल्कुल सही। अब बोल, सपोज मैंने 50 कर दिया, 50, तो एफ एस मैक्स कितना है? 40, एफ एस रिक्वायर्ड कितना है? 50, एफ एस अप्लाइड कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे म्यू के एन आएगा जिस 40, तो 50 माइनस 40 10, 10/10 इधर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब तू जैसे जैसे इस अप्लाइड को बढ़ाता चलेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। 60 किया, इधर 40 आएगा, इधर कितना आएगा? रिक्वायर्ड 60, अप्लाइड वो अभी 40 ही रहेगा, तो 60 माइनस 40, अप्लाइड 60, सॉरी force applied is 60, friction applied is 40, which is kinetic friction now, 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपका बढ़ता जाएगा। क्या आपको ये पूरा टेबल समझ में आया? अब आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। इधर मान ले मैंने F रखा और इधर फोर्स अप्लाइड रखा, ठीक है। अगर तू देखेगा तो 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 40 तक मतलब जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ध्यान से देख, फील कर, 0 से लेके 40 तक जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, क्या जितना फोर्स अप्लाइड था क्या उतना ही ये जो फोर्स आ रहा था, जो अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स है, ये फोर्स अप्लाइड के बीच का ग्राफ है, ठीक है। जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड था क्या उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड? 0 पे देख 0, 10 पे देख 10, 20 पे भी 20, 30 पे भी 30, 40 पे भी 40, तो जितना F था क्या उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड था। मतलब तुम्हारी जो ग्राफ थी वो 40 न्यूटन तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप शो कर रही थी। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, ये एंगल कितना था बोलो? ये एंगल कितना था बोलो जल्दी, मुझे इसमें जीरो टाइम चाहिए, जीरो टाइम रेस्पॉन्स। एंगल कितना है बोलो? 45, बिल्कुल सही। क्या ये सबको समझा है? क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स वाला टाइप का ग्राफ है। क्या ये 45 डिग्री है? सबको समझ चमका है? बहुत बढ़िया। अब सुन, अब सुन, 40 से जैसे ज्यादा हुआ, 40 से ज्यादा जैसे ही फोर्स अप्लाइड ज्यादा हुआ, क्या होने लगा? क्या जो F अप्लाइड है वो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल गया? क्या वो 40 ही रहा? तो फोर्स अप्लाइड जैसे ही ये बढ़ा, ये जो फोर्स अप्लाइड की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई 40 पे। देख ले ध्यान से, उसके बाद ये 40 पे ही रहा। क्या ये टेबल दिख रहा है? मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा, देखिए 40 पे ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं। भले फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड की वैल्यू मेरी बढ़ती गई, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड की वैल्यू में बढ़ाता चलूंगा, लेकिन फोर्स अप्लाइड की वैल्यू में सेम कांस्टेंट पे रखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सब लोग मेरे साथ हो भाई? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्लैरिटी है? सब लोग मेरे साथ हो? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा अब क्या तुम मुझे, क्या अब तुम मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वर्सेस फोर्स अप्लाइड का ग्राफ बना सकोगे? क्या तुम मेरे को इसमें हेल्प कर सकते? आई नीड योर हेल्प। I don't know, I am an old person, I cannot apply my mind, so please help me. Acceleration versus force apply. सब लोग यस बोल रहे हैं।
बोलो, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स अप्लाइड, ग्राफ बनाओ। पहले 0 से 40 तक, फिर 40 के बाद लीनियर, पहले 0, यस करेक्ट, एकदम सही हो तुम। क्या तुम्हें लग रहा है कि 0 से लेकर 40 तक, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, क्या मेरी एक्सेलरेशन 0 रहेगी? तुम ये ग्राफ देख सकते हो, देखो यहाँ पे जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था, क्या वहां पे 0 एक्सेलरेशन थी? 0। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद 40 से लेकर 50 गया तो एक्सेलरेशन 1 जंप मारा, ये 40 से लेकर 50 गया तो एक्सेलरेशन 1 जंप मारा, 40 से 60 जाएंगे तो एक्सेलरेशन 2 जंप किया, so it will, after that it will be a linear graph like this। क्या मेरी बात समझ में आ रही है everyone? Did you understand the acceleration versus F applied का ग्राफ? क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? yes yes yes, first it will coincide with the F applied वाला ग्राफ line and then it will be a straight line linear graph going like this, increasing graph। क्या मेरी बात समझ में आई है? मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, मैंने आपको किनेमेटिक्स में ग्राफ की थियरी बहुत अच्छे से समझाई थी। जिस बच्चे को भी उसमें डाउट है, उनका टारगेट है कि जैसे ही दीपावली में आपको वैसे ब्रेक मिलेगा, दैट इज इनएविटेबल, आपके एग्जाम भले 10 दिन बाद हो, दीपावली का ब्रेक तो मिलेगा, 6-7 दिन का ब्रेक मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उस दीपावली के ब्रेक में आपको किनेमेटिक्स का, जिन्होंने भी लॉस आउट किया है, मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे 1 से लेके 11, 12वां लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट की थी, 12 लेक्चर आपको ये रखना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है क्या ये? बिल्कुल सही हो तो। क्या क्लियर है ये? 12वें लेक्चर तक आपको पूरा किनेमेटिक्स खत्म करना है आपको, ठीक है? और अच्छे से करना बोस, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एकदम सब समझ में आ जाएगा आपको। क्लैरिटी है ये? और हो सकता है कि आपको जो डाउट्स रहे होंगे ना लास्ट ईयर, वो भी क्लियर हो जाए। क्या क्लियर है ये? सबको समझ में आई ये बात? बहुत बढ़िया यार, मजेदार, मजा आ गया बस। क्या ये ग्राफ समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? आप देखो, ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ है। अब मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए। होमवर्क प्रॉब्लम है, आप ट्राई करो। मान लो म्यूएस है 0.4, म्यू के है 0.3। आप सबको पता है कि म्यूएस की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के होती है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, अगेन फोर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू एनी पॉजिटिव वैल्यू, बढ़ रहा है, 0 से आगे जा रहा है, ठीक है? आपको इस केस में भी 10 kg का ब्लॉक है, आपको इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन अप्लाइड वर्सेस एफ अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन वर्सेस एफ अप्लाइड, इसका ग्राफ खींचना है। अब याद रखना, यहाँ पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, तो आपको फिर से टेबल अच्छे से बनाना पड़ेगा, इनके ग्राफ कैसे होंगे ये आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? बताना कल, ठीक है? ये मैं नहीं करा रहा हूँ, इट्स अ होमवर्क प्रॉब्लम। मैंने एक वैरायटी आपको करा दी, दूसरा वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं उससे आपको ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये ग्राफ और ये ग्राफ में आपको क्या पता चलता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा वो सवाल का मतलब क्या है। क्लैरिटी है ये? लेकिन ये उसके लिए ये वर्किंग चाहिए आपको, कर लोगे ना? कोई खास बात नहीं है, कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? हो जाएगा ना? चलो, अब देखते हैं। ठीक है, सवाल सुनना, फाइंड range of F so that 10 kg block is at rest with respect to inclined plane. I need to go for a minute. You heard that there is a bell ring.
म्यू एस इज 0.4। आपको रेंज ऑफ एफ निकालना है। मैं थोड़ा देर गायब हो रहा हूँ, मुझे आपको बताया था मैंने, राइट? रीजन आई विल नॉट अटर इन द क्लास हियर, आई एम जस्ट गायब हो रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? यस, आई एम बैक, यस। रेंज ऑफ एफ बोला है, रेंज ऑफ एफ। ओके, 60 to 28, 60 to 28। ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या किया, चलिए देखते हैं, आइए मिलके करते हैं इस सवाल को। इट्स अ गुड प्रॉब्लम, रेंज ऑफ पूछा गया है इसीलिए ये सवाल अच्छा है। आइए, 10 केजी का नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 80 न्यूटन, ये 60 न्यूटन। मैं डेटा वही रख रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना लगे, और जनरली इसी डेटा के साथ ज्यादा खिलाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो। इसलिए मैं 37 डिग्री बच्चे को एकदम रटा देता हूँ, ठीक है? ये देख, 60 न्यूटन 80 न्यूटन 10 केजी का ब्लॉक, ध्यान सुनना, इधर 60 न्यूटन लग रहा है, तो अगर मुझे इसको रोकना है, ठीक है, इधर 60 न्यूटन लग रहा है, अगर मुझे इसको रोकना है, ठीक है, सुनो ध्यान से, अगर मुझे इसे रोकना है तो कितना फोर्स लगेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये 60 न्यूटन इधर लग रहा है, मुझे कितना, फाइंड द रेंज ऑफ एफ, ये मैं लगा रहा हूँ, एफ अप्लाइड है, ठीक है, जो मुझे लगानी है। अब ध्यान सुनो, अब इधर 60 न्यूटन लग रही है, तो अभी क्या होगा सुनो, अब यहाँ पे फ्रिक्शन साहब आ जाएंगे। पहले कौन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन साहब आ जाएंगे। फ्रिक्शन साहब की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख, एफ एस मैक्स, जो कि एफ एस लिमिटिंग है, ठीक है, और एफ एस मैक्स, एफ एस लिमिटिंग, इसको एफ एस अवेलेबल भी बोलते हैं, ये तीनों वर्ड है, ठीक है। ये कितना है, इट इज म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू 80 इंटू 0.4, 32 न्यूटन। तो 32 न्यूटन फ्रिक्शन लगा देगा यहाँ, 32 न्यूटन फ्रिक्शन लगा रहा है, तो हमें इसे रोकने के लिए अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे हेल्प के लिए आ रहा है। तो 32 न्यूटन फ्रिक्शन लगा देगा, तो हमें लगाने की जरूरत है 28। तो 28 न्यूटन अगर हम ऊपर लगाएं तो दिक्कत नहीं है, हम बॉडी को रोक लेंगे, ठीक है, हम बॉडी को रोक लेंगे। 28 न्यूटन मिनिमम हमें लगानी पड़ेगी ऊपर डायरेक्शन में। अगर इससे कम लगाए 28 न्यूटन से, तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लो 28 से मैंने 27 कर दिया, तो नीचे वाली फोर्स 60 न्यूटन रहेगी, एफ एस मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो 32 न्यूटन ही है, और आपने लगाया 27, तो 32 प्लस 27 59 हो जाएगी, तो ये 60 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझने वाली बात है कि अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करे, तब भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ ही है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन थी, बट अब उसकी नेचर क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैंने 28 से 27 की, अगर मैंने 28 से 27 की,
मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना तो चाहिए मुझे, लगाना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ इतना, सो दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। 60 क्यों नहीं लगाना पड़ा? क्योंकि फ्रिक्शन हमारे हेल्प के लिए आ रहा है, फ्रिक्शन हमारे हेल्प के लिए आ रहा है। तो फ्रिक्शन हमारे हेल्प के लिए, फ्रिक्शन कितना हेल्प प्रोवाइड कर रहा है? 32। फ्रिक्शन पूरा का पूरा लगा दे रहा है, तो हमें सिर्फ 28 न्यूटन लगाने की जरूरत है। तो 28 न्यूटन अगर हमने लगा दिया, रुक जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने 28 से कम लगाया तो क्या होगा? तो ये स्लाइड करे। तो मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट इन इंक्लाइंड प्लेन इज 28 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, इस 28 न्यूटन, ये 28 न्यूटन लगाया मैंने। 28 न्यूटन जब मैंने लगाया, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा एक ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ, टेबल बना के, आपको क्लैरिटी रहेगी अच्छे से, मस्त तरीके से सुनना ध्यान से। ये देखो, एफ मैक्स, ठीक है, एफ अप्लाइड, ठीक है, यहाँ पे एफ एस मैक्स की मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये एफ एस मैक्स की डायरेक्शन है, एफ अप्लाइड कितना लगाया हमने, ठीक है, ये 3 केसेस बोल रहे हैं, और एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। तो एफ एस मैक्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? एफ एस मैक्स की मैग्नीट्यूड है 32। डायरेक्शन किधर है? एफ एस मैक्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें एफ अप्लाइड कितनी लगानी पड़ी, सब लोग देखें, हमें एफ अप्लाइड कितनी लगानी पड़ी? एफ अप्लाइड हमें लगानी पड़ी 28 न्यूटन। डायरेक्शन किधर लगानी पड़ी? ऊपर की तरफ ही है। और एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन 0 हुआ। अब मैं ये एफ एस मैक्स अभी भी 32 है। सपोज मैंने एफ अप्लाइड लगाया, सुनना ध्यान से, सपोज मैंने एफ अप्लाइड लगाया 29 न्यूटन। अगर मैंने एफ अप्लाइड 29 न्यूटन लगाया, ठीक है, तो एफ एस मैक्स की मैग्नीट्यूड है, मेरे को एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था, रुको, अप्लाइड लिख रहा हूँ, ठीक है, एफ एस मैक्स की डायरेक्शन और एफ एस अप्लाइड की मैग्नीट्यूड। एफ एस मैक्स की मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमें पता है, वो 32 न्यूटन है, वो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसको टेबल में नहीं डाल रहा हूँ। तो एफ एस अप्लाइड की मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो एफ अप्लाइड कितना था? एफ अप्लाइड था 28 न्यूटन। जब 28 न्यूटन एफ अप्लाइड हुआ, तो उस केस में एफ एस अप्लाइड की मैग्नीट्यूड थी 32 न्यूटन, वो एफ एस मैक्स के बराबर थी। तो मैं एफ एस मैक्स से शुरू करता हूँ। एफ एस अप्लाइड मैग्नीट्यूड जो है वो 32 न्यूटन जब है इस केस में, तो एफ एस मैक्स अप्लाइड की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, और एफ अप्लाइड की डायरेक्शन कितना है? 28 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0 है। अगर मैंने एफ अप्लाइड की वैल्यू 28 से 29 कर दी, तो क्या होगा? जब मैंने ये किया तो फ्रिक्शन अपने आप को साइलेंटली, चुपके से 31 कर दिया। जरूरत कितना? सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा 31 किया? सुन, क्योंकि हमें पता है कि एफ एस अप्लाइड जो होता है दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एस मैक्स एंड एफ एस रिक्वायर्ड। तो अगर मैंने एफ अप्लाइड को 29 न्यूटन कर दिया, तो रोकने के लिए कितना चाहिए? 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, रोकने के लिए सिर्फ 31 चाहिए। तो एफ एस अप्लाइड चुपके से मिनिमम ऑफ 32 एंड 31 का क्या आ जाएगा आंसर? 31। तो ये 31 आ गया। डायरेक्शन अभी भी क्या है? ऊपर। क्या चमका है? क्या मेरी बात समझ में आई है? मुझे लग रहा है होश उड़ गया तुम्हारे। क्या क्लैरिटी है? ये ग्राफ समझ में आ गया? ये टेबल समझ में आ गया? ग्राफ नहीं, सॉरी, टेबल समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो, क्लैरिटी है? पक्का? गुड 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 गुड। अभी 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 दिख रहा है आंसर, अभी दिख रहा है आंसर, वेरी गुड। अब सुन, ये 32 31, अब ये 29 को मैं बढ़ाते 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 बढ़ाते, मान ले 29 को बढ़ाते 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 मैं कितने तक ले आया? मान ले ये 28 था, 28 29 30, ये बढ़ाते बढ़ाते मैं इसको ले गया 60 तक, 60 तक। जैसे मैंने इसको 60 तक ले गया, तो जैसे ये 60 आया, एफ एस अप्लाइड जो है वो आ गया 0। क्या ये समझ में आया? 0 आ गया तो ऊपर नीचे क्या है? 0 आया तो कोई डायरेक्शन नहीं, इसको मैं गैप रखता हूँ। जैसे ये 60 आई, क्या एफ एस अप्लाइड 0 आ गई? क्योंकि अप्लाइड अगर 60 आ गया तो रिक्वायर्ड कितना है? ऊपर भी 60 लगा दे रहा हूं मैं फोर्स, तो रिक्वायर्ड कितना है? तो रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं बचा, नीचे 60 लग रहा था,
इधर 60 हो गई, तो यही कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो फ्रिक्शन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्रिक्शन 0 हो गया। अब जब मैं इसको 60 से बढ़ाऊं 61, सुनना, जैसे मैं 60 को 61 बढ़ाऊं, सो ध्यान से सुनना क्या होगा। तो उस केस में फ्रिक्शन अप्लाइड की वैल्यू हो जाएगी 1 और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। क्या चमका है? क्या तुमको ये जंप समझ में आ रहा है? 32, सुन ध्यान से, 28 से लेके 60 न्यूटन तक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन थी ऊपर। तेरे को ये वाले टेबल से तेरे को सब समझ आ जाएगा, ग्राफ व्राफ सब कुछ। क्या चमका है एवरीवन? अब ये 61 से मैं बढ़ाता चलूं, कितना तक बढ़ा दूंगा? 92 न्यूटन जब मैं करूंगा, 92 न्यूटन, 92 न्यूटन बढ़ाया मैंने, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड की वैल्यू 32 हो गई नीचे की तरफ। अब 92 से मैं थोड़ा भी बढ़ाऊं, 92.01, 92.0001, तो बॉडी चलने लगेगा, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट केपेबल टू होल्ड इट मोर। क्या बात समझ में आई है? इसका मतलब 28 से लेके 92 न्यूटन तक रेंज ऑफ फोर्स में, अगर हम ऊपर की तरफ 28 से 92 न्यूटन तक रेंज ऑफ फोर्स लेके जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है? 28 से 92, क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है एवरीवन? 28 to 92, इसके इस रेंज ऑफ फोर्स के लिए ये रेस्ट पे रहेगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा, इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन सब पूरे रेंज में एक्सेलरेशन 0 है। 28 से लेकर 92 तक एक्सेलरेशन 0 है। एफएस मैक्स की वैल्यू, एफएस अप्लाइड की वैल्यू वेरी कर रही है, एफएस मैक्स की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं है, एफएस अप्लाइड की वैल्यू वेरी कर रही है। और कैसे एफएस अप्लाइड की वैल्यू 32 से लेके 32 ऊपर से लेके 32 नीचे तक वेरी की। क्या बात समझ में आ रही है? यही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की खास बात है कि वो अपने मैग्नीट्यूड को ही नहीं, वो अपने डायरेक्शन को भी बदल सकता है। क्या आपको चमका है? वो अपने डायरेक्शन को भी बदल सकता है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक सुनो। ये तो तुमने कर लिया, सुनो ध्यान से शॉर्ट ट्रिक। इतना सब करेंगे क्या सर? इतना करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, सुनो ध्यान, शॉर्ट ट्रिक सुनो। तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये 28 जो था मिनिमम फोर्स, ये कब आया था? जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर थी 32, ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 32। तो ट्रिक सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक सुनो, आपको बहुत कम जगह मिलेगा शॉर्ट ट्रिक। सुनो ध्यान से, ऊपर की तरफ 32 थी, ठीक, फाइनली रेस्ट में रहने के लिए नीचे की तरफ 32 हो जाएगी। मतलब अगर ऊपर की तरफ मैं +32 मानूं, नीचे की तरफ -32 हो जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 32 और -32। 32 प्लस 32 माइनस ऑफ -32 करोगे तो कितना आएगा? 64। 28 के ऊपर 64 जोड़ दो, यही रेंज है। चमका नहीं? 28 के ऊपर 64 जोड़ दो, जो 28 मिनिमम लग रहा था फोर्स 32 न्यूटन ऊपर रखते हुए, उस 28 के ऊपर ये 32 प्लस 32 और ये -32 जोड़ दो, दोनों 32 ऊपर था। फाइनली ऊपर फोर्स बढ़ाते गए, तो क्या 32 ऊपर से धीरे धीरे कम होते होते पीछे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते -32 तक गया। तो 32 से -32 चेंज कितने का हुआ? 32 माइनस ऑफ -32 64 आया। वो 64 को 28 के साथ जोड़ दे, जो इनिशियल फोर्स तूने लगाया, ये रेंज हो जाएगा। चमका है क्या? क्या हो गया? चमका क्या? शॉर्ट ट्रिक समझ में आई बात? कितने लोगों को चमका मैंने क्या बोला? क्या शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है? 1 मिनट में आंसर आएगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है क्या? खत्म। जो इनिशियल फोर्स है, इनिशियल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देख, फाइनली कितना हो जाएगा, उतना ही वो पीछे की तरफ आ सकता है, मैक्स टू मैक्स। बस अगर +32 आ रही थी तो नीचे की तरफ -32, तो 32 माइनस -32 64। 64 के ऊपर जो 28 इनिशियल फोर्स लगा रहे थे उसको जोड़ दो, यही रेंज ऑफ फोर्स है। खत्म हो गया भाई। ओवरऑल है तुम्हारे लिए। क्या क्लैरिटी है ये? तुमको बेसिक भी समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आया? क्या चमका है? बोलो चमका है क्या एवरीबॉडी? बस डन। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ, अभी डेटा बेटा चेंज होगा तो उसके हिसाब से तुम एफएस मैक्स की वैल्यू निकाल लो, और एफएस मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसका रेंज इधर से इधर शिफ्ट मार लो, उसका डबल कर दो, और उसके हिसाब से जो मिनिमम लगा तो उसके ऊपर ऐड कर दो। बस इतना ही करना है, खत्म। शॉर्ट ट्रिक। क्या क्लैरिटी है ये? नीट वालों को काफी पसंद आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट रेंज ऑफ फोर्स निकल गया। अभी देखो ध्यान से, सपोज मैंने आपको ये बोला है, ध्यान से, सपोज मैं आपको ये बोलूं कि
वी हैव टाइम राइट, 12:03 हो गया है, क्या मैं और 7-8 मिनट खींच लूं? 7-8 मिनट खींच लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैन आई जस्ट इंक्रीज इट टू 10 मोर मिनट्स? कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई क्लैश नहीं है? ठीक है, ओके। सुनो ध्यान से, मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ म्यू एस इक्वल टू 0.2, बोला गया है फाइंड जल्दी बोलिए। एक मिनट का समय है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं एक चीज बोलूं, सुनो ध्यान से, आपको प्रैक्टिस पूरी करनी है, लेकिन जितने सवाल हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं प्लीज इनको 2-2 बार या एक बार कम से कम कर लेना, कि जितने प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो सब हमें आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो दोस्त होंगे ना जो मेरे पास पढ़े हैं, उनसे पूछना, जितना क्लास का डिस्कशन प्रॉब्लम होता है ना वहीं से सवाल आ जाते हैं। बहुत बार हुआ है, जेई में तो बहुत बार हुआ है, नीट में भी हुआ है। तो क्लास के डिस्कशन प्रॉब्लम्स को प्लीज 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 अच्छे से कर लीजिएगा। ये भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आगे आपकी प्रैक्टिस जितना करो उतना बढ़िया, प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन जो क्लास में डिस्कशन प्रॉब्लम्स है उनको करके ही लेना है किसी भी हालत में, ठीक है, एंश्योर करना है ये चीज। 60, okay. I don't know, I'm saying okay means it doesn't mean that it's the right answer. I'm just saying okay fine, you have answered. Okay, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर इस ब्लॉक को रोकना है तो fs रिक्वायर्ड कितना है? रोकने के लिए fs रिक्वायर्ड कितना है? रोकने के लिए fs रिक्वायर्ड कितना है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सरफेस को जो वेल्ड्स है, मैकेनिकल वेल्ड्स, उनको तोड़ने की कोशिश 40 न्यूटन कर रहा है। तो मैकेनिकल वेल्ड कितना प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा? एफएस रिक्वायर्ड कितना है? 40 न्यूटन, इसको रोकने के लिए। ठीक, अब एफएस अवेलेबल कितना है? एफएस अवेलेबल है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज एफ प्लस 100। क्या तुम एग्री करते हो? क्या इक्वेशन समझ में आया? जो अवेलेबल है, सुनो ध्यान से, जो अवेलेबल है क्या वो म्यू एस इंटू एफ प्लस 100? तो अगर आपको ये रोकना है तो क्या एफ एस रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन एफ एस अवेलेबल? क्या यही कंडीशन है? लेस देन या इक्वल लिमिटिंग केस। तो एफ एस रिक्वायर्ड कितना है? 40, which is less than equal to fs available. ध्यान से सुनना, this is the most important thing that I am telling you. इसे रोकने के लिए कितना चाहिए, और जो चाहिए क्या वो मैक्स से कम होना चाहिए? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर से सुनो, इसको रोकने के लिए कितना चाहिए और जो चाहिए वो मैक्स से कम होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट याद रहेगा? हर जगह यूज करेंगे, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर डायनामिक्स, हर जगह यही यूज करेंगे, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, हर जगह यही यूज करेंगे कि रोकने के लिए कितना चाहिए और जो चाहिए वो मैक्स से कम होना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये? देख, एफ एस रिक्वायर्ड, रोकने के लिए इतना चाहिए, और ये जो चाहिए क्या वो मैक्स से कम होना चाहिए। देख, मैक्स इज एफ एस अवेलेबल, उसी को तो मैक्स बोलते हैं, उसी को तो लिमिटिंग बोलते हैं। तो 40 इज लेस देन इक्वल टू एफ एस अवेलेबल। एफ एस अवेलेबल कितना है? इट इज म्यू एस इनटू एफ प्लस 100। लेस देन इक्वल टू म्यू एस कितना है बोल? 0.2 एफ प्लस 100। सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है बोल? 40 is less than equal to 0.2 f plus 0.2 into 100, 20,
तो 0.2 f is greater than equal to 40 minus 20 20 which is 0.2 f, that is f is greater than equal to 20 by 0.2, 20 by 0.2 is कितना आ जाएगा 100, सही है। तो f is greater than equal to 100, तो मिनिमम फोर्स कितनी होगी 100, 100 से ज्यादा जो भी तुम रखो तो ये रुक ही जाएगी, मिनिमम चाहिए 100, तो मिनिमम वैल्यू आई 100। क्या आपको समझ में आया है? तो जो की स्टेटमेंट है जो आपको रटा हुआ आपके दिमाग में रिसाउंडिंग इम्पैक्ट होना चाहिए वो क्या है कि रोकने के लिए जो चाहिए, रट लो ये बहुत काम आता है, रोकने के लिए जो चाहिए वो मैक्स से कम होना चाहिए। रोकने के लिए जो चाहिए, क्या चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स, वो मैक्स से कम होना चाहिए तभी रुकेगा। अगर मैक्स से ज्यादा हो गया तो रुक ही नहीं सकता, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन सीन में आ जाएगी। क्या चमका है, क्या चमका है एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आपका दिमाग चल रहा है या बंद हो गया चलना? ठीक है, आपको निकालना है फाइंड मिनिमम m so that 10 kg is at rest, 10 kg is at rest। बोलो, find minimum m so that 10 kg is at rest। याद रखना दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। ओके, क्या तुम्हें ये दिख रहा है? मैं इसको सेपरेटली बनाता हूँ पहले। ये मास m को मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, ये इसके नीचे ये 10 kg वाला ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, इसके ऊपर मैंने 30 न्यूटन लगाई है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, इसको FS1 बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही होगी। क्या ये डायरेक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई? सब लोग बोले, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई? एवरीवन, FS1 एंड FS2 मतलब स्मॉल m और 10 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन में पीछे की तरफ ले रहा हूँ, और 10 kg और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन में मैं डायरेक्शन भी पीछे की तरफ ले रहा हूँ। क्या आपको क्लैरिटी है ऐसा क्यों हुआ? सारे फोर्सेस देख लो, टेंडेंसी देख लो, ये किधर स्लाइड करने की टेंडेंसी, जिधर स्लाइड करने की टेंडेंसी उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुस लो। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में, सब फोर्सेस अप्लाई कर देना है आपको बॉडी के ऊपर, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 10 kg ब्लॉक के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना है, तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर ऑब्जर्व करना है, तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब लगा दो, लिविंग असाइड द फ्रिक्शन जहाँ पे आपको फ्रिक्शन निकालनी है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे m और 10 kg ब्लॉक के बीच में भी निकालनी है और 10 kg और ग्राउंड के बीच में भी निकालनी है, तो उनके सब फ्रिक्शन फोर्स हटा दो। तो उनको अगर हटा दिए तो ये 30 न्यूटन की टेंडेंसी किधर है जाने की? इस साइड में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस साइड में, दोनों बिटवीन m एंड 10 kg एंड बिटवीन 10 kg एंड ग्राउंड। क्या चमका है? तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब सुनो,
एफएस रिक्वायर्ड कितनी है वो इसको रोकने के लिए। इसको एफएस रिक्वायर्ड है 30 न्यूटन। बिल्कुल सर, 30 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो रोकने के लिए 30 न्यूटन ही चाहिए। और एफएस मैक्स कितना है? एफएस मैक्स या अवेलेबल, एफएस मैक्स या एफएस अवेलेबल, अवेलेबल कितना? क्या अवेलेबल है? म्यू एस इंटू, ध्यान से सुनो, म्यू एस इंटू एम इंटू जी प्लस 10 प्लस एम इंटू जी। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? एफएस मैक्स जो है ये मैं fs1 प्लस fs2 दोनों निकालूंगा ना, तो fs1 कितना हो जाएगा? fs1 हो जाएगा म्यू एस इंटू एन विच इज m इंटू जी, बिकॉज m और 10 kg के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 20 न्यूटन के बराबर है, यस और नो? तो ये आ जाएगा fs1 इज म्यू एस इंटू m इंटू जी, और fs2 कितना आ जाएगा? fs2 विल बी म्यू एस इंटू, अब जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसका खुद का इधर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा और इसका खुद का 100 न्यूटन नीचे लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन n1 लगेगा। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस n, और n की वैल्यू आएगी इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से mg के बराबर। तो क्या 100 प्लस mg आएगी? 100 प्लस mg आएगी, राइट? 100 प्लस mg, तो 10g लिखा है तो 10g इज 100, 100 प्लस mg ये आ गया। तो अब देख, क्या हमें पता है कि जो एफएस रिक्वायर्ड ये वो फ्रिक्शन है जो चाहिए इसे रोकने के लिए, और जो चाहिए क्या वो मैक्स से कम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसको एकदम दिमाग में ऐसे 2-3 बार सॉन्ग बना के रट लो, इतना चाहिए और जो चाहिए वो मैक्स से कम होना चाहिए, बस लगाते चलो, बिंदास निकलेगा आंसर। क्या क्लैरिटी है? ये एफएस रिक्वायर्ड लेस देन इक्वल एफएस अवेलेबल, इस इक्वेशन को बनाओ। एफएस रिक्वायर्ड कितना है बोल? 30 लेस देन इक्वल टू एफएस अवेलेबल कितना है बोल? म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू कितनी थी बोल? 0.2, 100 प्लस 2 mg, 100 प्लस 2 mg, ठीक है? चल बता, 30 100 इंटू पॉइंट कितना? 20, 30 इधर 20 ले जाएंगे 10 लेस देन इक्वल टू 0.2, 0.4 इंटू 10 इंटू जी, तो जी की सॉरी 10 इंटू जी, तो अरे गड़बड़ गया क्या? 100 इंटू 20 आ गया, 10 आ गया, 0.4 इंटू एम इंटू जी, सॉरी एम इंटू जी, तो एम की वैल्यू जो आई वो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 बाई 10 इंटू 0.4, 10 कट गया, ये 10 बाई 4 आया विच इज 5 बाई 2, तो 5 बाई 2 kg विल बी द मास। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाई 2 kg, तो मिनिमम मास आएगा 5 बाई 2 kg, 2.5 kg। अब समझने वाली चीज, यहाँ पे जो फोर्स आई थी ये मिनिमम फोर्स आई थी 100 न्यूटन, मतलब 10 केजी का ब्लॉक चाहिए था। अगर ब्लॉक के हिसाब से सोचे तो 10 केजी का ब्लॉक, ये मिनिमम फोर्स थी 100 न्यूटन। लेकिन जब हमने एक मास रखा और मास और 10 केजी के बीच में फ्रिक्शन भी आ गया, तो जो मिनिमम मास चाहिए इसे रोकने के लिए वो आ रही है सिर्फ 5/2 केजी, मतलब 2.5 केजी की मास आ रही है। मतलब अगर हम फोर्स लगाए तो मास के इक्विवेलेंट, अगर हम फोर्स लगा रहे थे तो हमें कितने का फोर्स लगाना पड़ रहा था? हमें फोर्स लगाना पड़ रहा था 100 न्यूटन का मिनिमम, मतलब 10 केजी के इक्विवेलेंट फोर्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम एक ब्लॉक रखें तो सिर्फ उसका 1/4 दैट इज 2.5 केजी में बात बन रही है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने ब्लॉक रखा तो ब्लॉक और 10 केजी के बीच का मास, ब्लॉक जिसका मास m है उसमें और 10 केजी के बीच का फ्रिक्शन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब हमने फोर्स रखा था तो ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन के कारण ही फ्रिक्शन एक ही जगह वहां पे आ रही थी। देख यहाँ पे रोकने वाला 40 न्यूटन में कौन था? फ्रिक्शन ओनली एट दिस प्लेस, इसीलिए आपको फोर्स ज्यादा लगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए, यहाँ का भी फ्रिक्शन आएगा, यहाँ का भी फ्रिक्शन आएगा, दोनों जगह का फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए आपको कम फोर्स से भी बात बन गई। क्या चमका है? आपसे ये सवाल एडिशन रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि इसके इक्विवेलेंट का फोर्स का क्या होगा रिलेशनशिप। क्या समझ में आ रहा है क्या हुआ? बहुत बढ़िया, सबके होश उड़ गए भाई। यस बोलो, मुझे अपना नाम बताना बेटा। देवेश शर्मा लिखा हुआ आ रहा है, तुम्हारा नाम देवेश है क्या? हाँ बोलो। यस सर। हाँ देवेश बोल। सर वो फोर्स कैसे निकालता उसका? कौन सा फोर्स रे? वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला सर, कैलकुलेशन में थोड़ा समझ।
एक सेकंड रुक, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूट कर अपने आप को, पूरा एक्सप्लेन। इसी सवाल में ना? यस सर। हाँ चल म्यूट कर, मैं बताता हूँ। सुन, ये एफएस रिक्वायर्ड कैसे निकाला सर? ये FS1 और FS2 कैसे निकाला आपने? अच्छा एफएस रिक्वायर्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड कितना है? जितना हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जो मैकेनिकल बेल्ट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वही रिक्वायर्ड फोर्स। एक्सटर्नल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन को छोड़ के, वही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होती है। ठीक है, वही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि 30 न्यूटन है। अब FS1 और FS2 कैसे निकाला, समझ ध्यान से। FS1 कैसे निकाला? FS1 निकाला, सुनो ध्यान से। FS1 जो कि M और 10 kg के बीच में निकाला। ये कैसे निकाला? डायग्राम समझ। ये M का वेट लग रहा है mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई? mg के बराबर होगी, क्योंकि ये वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा है। तो इसकी जो FS1 जो मैक्स वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी μs into n, जो कि mg के बराबर होगी। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, μs into mg। अगर मैं ये 10 kg ब्लॉक का देखूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। 10 kg ब्लॉक के ऊपर ये स्मॉल m जो इसके ऊपर रखा हुआ है, इनका नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगा ऊपर की तरफ, क्या उसका मिरर इमेज लगेगा इसके ऊपर नीचे की तरफ? और प्लस जो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा है वो N1 है, और इसका खुद का वजन है 100 न्यूटन नीचे। तो अगर आप इसका भी, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इसको भी आप वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसको भी आप बैलेंस करो, तो आपको N1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n + 100। अब n कितना था? n था m × g, तो m × g + 100 कितना आ गया? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 10 kg एंड द ग्राउंड। तो FS2 की वैल्यू कितनी आई? वो आई μs × ये N1, which is μs × mg + 100। यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। देख, μs × mg प्लस μs × mg + 100, mg + 100, ये g को मल्टीप्लाई कर देगा तो m × g + 10 × g हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देवेश बोल, क्लैरिटी है क्या? बता, समझ में आया या नहीं आया, या कुछ और पूछना है? अगर कुछ और पूछना है तो मेरे को सेपरेटली और मैसेज कर देना। चमका है क्या? क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे आया है? क्या क्लियर है एवरीवन? 100%? गुड। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेक्शन का सबसे टफेस्ट माना जाने वाला एरिया, विच इज द 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। लेकिन कल आपके लिए सबसे आसान होगा। कल के सेशन का वेट करो। जितना मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया है, इन्हीं सवाल को एक बार करो, फिर अपना जो भी बुक से आपको करना है करो। हर दिन का आपका वर्किंग सुनो। 20 क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ था, फिर से बता देता हूँ अगर कोई नया है तो। 20 क्वेश्चन 40 मिनट हर दिन का वर्किंग होना चाहिए आपका, फिक्स्ड। ये 40 मिनट को कुछ दिनों के बाद मैं 30 मिनट कर दूंगा या 35 मिनट कर दूंगा। हर दिन 20 क्वेश्चन 40 मिनट, घड़ी बांध के। डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज से 1 महीने बाद मैं आपसे इसी डेटा के ऊपर बात करूंगा। दोस्त सुनना ध्यान से, डेटा कैसा होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डेट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 20 ही होना चाहिए इनिशियली टू स्टार्ट विद। टाइम कितना लगा? 40 मिनट टाइम है, लेकिन टाइम आपने कितना लिया? 40 मिनट पूरा लिया, कम लिया? कितना आपका एवरेज, सॉरी एक्यूरेट कितना हुआ? एक्यूरेसी मतलब कितने करेक्ट हुए, कितने करेक्ट हुए, ये डेटा डेली मेंटेन करो प्लीज। मैं सबको बोल चुका हूं, आपको भी बोल रहा हूं, कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ठीक है? एवरेज टाइम क्या है और परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है, ये डेटा मेरे को हर दिन के बेसिस का आपको चाहिए। 30 दिन के बाद आपके साथ 5 मिनट बैठूंगा मैं और आपसे सिर्फ यही कैलकुलेशन करवाऊंगा। बता तेरा एवरेज टाइम क्या आ रहा है, बता तेरा परसेंटेज एक्यूरेसी क्या आ रहा है। ये 30 दिन के डेटा के ऊपर होगा, 1-2 दिन से बात नहीं बनेगी, ये 30 दिन का डेटा चाहिए ये। तो ये डेटा मेंटेन करोगे, मुझे ये नंबर्स के साथ मतलब होता है, यही नंबर से मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि तुमको क्या करना है, क्या और तुम चेंज करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये डेटा मेंटेन रखना। चलो बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो।